अंदर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप मौजूद है। क्यों? क्योंकि अब ये लोअर कंसंट्रेशन थे, जो सेल के अंदर है वहां से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। यहाँ पे इसे एनर्जी और इस बैटरी की जरूरत पड़ेगी। हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ आ जाते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 or more substances interact with a specific membrane protein। जैसे हम कह रहे हैं कि कैरियर प्रोटीन है, वो ट्रांसपोर्ट करती है, वो सेल के अंदर लेकर जाती है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन लेके जाती है, किसी भी दो सब्सटेंसेस को इकट्ठे लेके जाती है। एक तो सब्सटेंस हो गया सोडियम, जो कि हमने देखा था कि डिफ्यूज करता है डाउन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम की बात कर रहे हैं। डाउन अगर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की बात करें, इसका मतलब ये ल्यूमन से, ट्यूबुलर ल्यूमन से ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में आने की बात हो रही है। ठीक है, सो ये डाउन आ रहा है कहाँ पे? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और फिर एनर्जी तो रिलीज हो रही है ड्राइविंग अनदर सब्सटेंस फॉर द ग्लूकोज अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ये को ट्रांसपोर्ट हो रही है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स की। वन ऑफ द सब्सटेंस इज सोडियम इस सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में, ये तो डाउन आ रहा है। एंड द एनर्जी रिलीज इज यूज्ड टू ड्राइव। एनर्जी रिलीज कहाँ पे हो रही थी? बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद थी। ठीक है, वहां से उस एनर्जी की वजह से ये सेकेंडरी एक्टिव क्योंकि ट्रांसपोर्ट है, ये अपने साथ सोडियम के साथ ग्लूकोज भी लाएगी और समटाइम्स सोडियम के साथ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स भी चले जाते हैं। ठीक है, this transport does not require energy directly from ATP from a high energy phosphate bond. For the transport of glucose and amino acids in the proximal tubule, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो कंबाइन करते हैं सोडियम को भी, अमाइनो एसिड्स को भी और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की। डायरेक्टली इसके लिए एटीपी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो एटीपी यूज हो रही है, जो इनडायरेक्ट एनर्जी है, वो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम पंप की है। ठीक है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमें डायग्राम नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक ही उसमें उन्होंने बता दी है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो यहाँ पे तो पंप काम कर ही रहा है, लेकिन ये जो सोडियम है उसके साथ ये कैरियर प्रोटीन हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे पिंक उसमें आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन है ये क्या कर रहा है कि एक सोडियम इसके लिए यूज हो रहा है, एक स्लॉट पे आके सैचुरेट हो रहा है, दूसरी जगह पे ग्लूकोज आके लग रहा है। इस कैरियर प्रोटीन ने डायरेक्ट एनर्जी यूज नहीं करनी है, इनडायरेक्ट सोडियम पोटेशियम की जो एनर्जी हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है। ये सोडियम पोटेशियम जो है पंप है, उसकी वजह से जो यहाँ पे एनर्जी ड्राइव हो रही थी, वहीं से वो सोडियम जो है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में मौजूद है, या हम ये कहें कि जो मौजूद है सोडियम पोटेशियम पंप इंटरस्टिशियल या बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर, वहाँ पे वो पंप मौजूद है और सोडियम कैरियर प्रोटीन के जरिए जो है वो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन से अंदर एंटर हो रहा है और उसके साथ उस कैरियर प्रोटीन पे सोडियम भी है और ग्लूकोज भी है। ये दो कंपाउंड इकट्ठे होके अंदर आएंगे। ये हमारी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर डायरेक्टली ये नहीं यूज करती एनर्जी, ये इनडायरेक्टली सोडियम पोटेशियम पंप जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है उसकी एनर्जी यूज हो रही है। हमें इस डायग्राम में अगेन फिर यहाँ पे एक और चीज नजर आ रही है। यहाँ पे हम देखेंगे ट्यूबुलर ल्यूमेन है, ट्यूबुलर सेल्स है और उसके बाद जनाब देखें इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अब ट्यूबुलर ल्यूमेन से जो सोडियम और ग्लूकोज अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन्स मौजूद हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है? SGLT। एस से हो जाता है सोडियम, GL से ग्लूकोज, T से ट्रांसपोर्टर। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि सोडियम और ग्लूकोज को अंदर लेके जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे GLUT लिखा हुआ, यह है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, अच्छा जी, इसे नीचे वाला थोड़ा सा जो पोर्शन है इसी डायग्राम के अंदर, इधर हम देखेंगे NHE लिखा हुआ, ये सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर्स हैं बेसिकली। ठीक है, अब जहाँ पे सोडियम और ग्लूकोज इकट्ठे अंदर जा रहे हैं, ये क्या कहलाएगी? कौन सी ट्रांसपोर्ट है? ये को ट्रांसपोर्ट है। जहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है, ये काउंटर ट्रांसपोर्ट कहलाएगी। ठीक हो गई ये बात? ठीक है, किस तरह से हम देखेंगे कैरियर प्रोटीन एक सोडियम एक ग्लूकोज को अंदर लेकर जा रही है, डायरेक्टली एनर्जी यूज नहीं कर रही, इनडायरेक्ट एनर्जी यूज हो रही है सोडियम पोटेशियम पंप फ्रॉम बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। फिर हमने यहाँ पे देखा ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं जो सोडियम को भी लेकर जा रहे हैं, ग्लूकोज को भी लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल इसी सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से नीचे देखेंगे अमाइनो एसिड्स भी लिखा हुआ है, तो सोडियम के साथ समटाइम्स अमाइनो एसिड्स भी जा रहे हैं थ्रू कैरियर प्रोटीन। ठीक है, जो दो आयंस इकट्ठे जाएंगे अंदर वो ट्रांसपोर्ट, जो एक्सचेंज में जाएंगे वो काउंटर ट्रांसपोर्ट करेंगे। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो SGLT2
सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2 और सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 1 है, ये ब्रश बॉर्डर ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स पे हैं। ये ग्लूकोज को कैरी करते हैं इनटू द सेल साइटोप्लाज्म अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब हम देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द फिल्टर्ड ग्लूकोज जो होता है ना, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2 के जरिए इन द अर्ली पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जिसको हम कहते हैं कि S1 सेगमेंट है। हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के आगे आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें सेगमेंट्स अलग से भी दिए हुए हैं उन्होंने कि सेगमेंट S1 है, S2 एंड S3 है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 3 मोस्टली, और सेगमेंट 2 की बाद में डिस्कशन आएंगी। सो 90% जो फिल्टर हो रहा है ना ग्लूकोज, ठीक है, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2 के जरिए इन द अर्ली पोर्शन ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, या जैसे हम कहते हैं S1 सेगमेंट। जब बाकी का जो 10% रेजिडुअल ग्लूकोज, जो फिल्टर्ड ग्लूकोज है, ये ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 इन द लेटर सेगमेंट्स ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, बिल्कुल आखिरी वाले उसमें। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले वाले पोर्शन में 90% ग्लूकोज फिल्टर जो था वो रीअब्सॉर्ब हो गया। आखिरी वाला जो थर्ड पोर्शन था उसका S3 सेगमेंट जो था, या जो उसका दूसरा पोर्शन था, जो लेटर सेगमेंट जिसे हम कह रहे हैं, वहाँ पे 10% ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो गया। ये तो हमने बात की थी कि इसकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की उस मेम्ब्रेन के ऊपर है ये सारा। अच्छा जी, उसके बाद बेसोलेटरल साइड जो है मेम्ब्रेन की, ग्लूकोज डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2। अब हम फिर इस डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। आपको फिर यहाँ पे नजर आएगा ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे आपको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, वहां पर भी ग्लूकोज सेल से बाहर निकलता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाता है। वहां पे हेल्प कौन करता है इसका? ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2 करते हैं। वहां पे क्या था? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, सोडियम और ग्लूकोज दोनों इकट्ठे अंदर आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब सोडियम अंदर रह गया क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत थोड़ी होती है। अब ग्लूकोज था वो सेल से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में जाना था, तो अब सिर्फ बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से सिर्फ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि उसको वहां पर लेके जाएंगे इन द S1 सेगमेंट एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 इन द लेटर और S3 सेगमेंट ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक हो गया। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 1, ये कहाँ से लेकर आएंगे उसको? ल्यूमन से, ट्यूबुलर ल्यूमन से इसे ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये जैसे सेल में आ गए, वहां से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स थे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 1, यहाँ से सिर्फ ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट में आ जाएगा। ये अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है उसका S1 सेगमेंट है, बिल्कुल वुमेन्स कैप्सूल के नीचे ही। उसके बाद S2 सेगमेंट आ जाता है, उसके बाद उसका एक S3 सेगमेंट आ जाता है, उसके बाद लूप ऑफ हैनले स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। All the transport of glucose against a chemical gradient does not directly use ATP। हालांकि ग्लूकोज जो वो अगेंस्ट केमिकल ग्रेडियंट जो है यूज हो रहा है, वहाँ पे वो भी ATP यूज नहीं करती। ये रीअब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज की है, ये डिपेंड करती है ऑन एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सी मेम्ब्रेन पे? बाय द सोडियम पोटेशियम ATP पंप इन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्लूकोज वैसे ही रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ATP यूज नहीं कर रहा। ये जो एनर्जी यूज कर रहा है वो सोडियम पोटेशियम पंप की बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर है, ये सेकेंडरीली उसको यूज कर रहा है। ठीक है, activity of this pump maintain an electrochemical gradient for facilitated diffusion of sodium across the luminal membrane। अब ये जो पंप था जो कि बेसोलेटरल पे मौजूद था, ये फैसिलिटेट कर रहा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फॉर सोडियम के लिए वहां पे थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था ऑन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। क्यों डाउनहिल डिफ्यूजन थी सोडियम की टू द इंटीरियर ऑफ द सेल? ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। डाउनहिल का मतलब है कि वो पहले ज्यादा थी, अब नीचे की तरफ आ रही है। कहाँ पे ज्यादा थी? ट्यूबुलर ल्यूमन में सोडियम ज्यादा था, अब वो सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा था, सेल के अंदर जाना था क्योंकि सेल में उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, सो एनर्जी फॉर द साइमल्टेनियस अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। अपहिल का मतलब क्या? ये ज्यादा की तरफ जा रही है, फ्रॉम कम डाउन से ऊपर की तरफ जा रही है, अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्यूबुलर ल्यूमन है उसमें कंसंट्रेशन इसकी ग्लूकोज की कम होती है और सेल के अंदर ज्यादा होती है। अब यहाँ से ग्लूकोज है वो ज्यादा की तरफ मूवमेंट कर रहा है, लेकिन अगेन जो रीअब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज की, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आती है बिकॉज ग्लूकोज इटसेल्फ इज रीअब्सॉर्ब्ड अपहिल अगेंस्ट द केमिकल ग्रेडियंट, बट इट इज सेकेंडरी टू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम। ठीक है, ये खुद रीअब्सॉर्ब हो रहा है अपहिल अगेंस्ट अ केमिकल ग्रेडियंट, मगर ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सोडियम की। ठीक हो गई ये बात।
आगे चलते हैं हम सेकेंडली एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू द ट्यूब्यूल्स। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक तो जो है वो को ट्रांसपोर्ट हो रही थी, एक काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट में क्या क्या था, सोडियम और ग्लूकोज जा रहे थे। सोडियम और ग्लूकोज डायरेक्टली एटीपी यूज नहीं करते, उनकी जो एटीपी की जो एनर्जी आ रही होती है, एटीपी की एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है उसकी कंसंट्रेशन मौजूद होती है। अच्छा जी, ये दोबारा ही मैं रिपीट ही कर रही हूँ कि जो हम बात करें कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है फ्रॉम, पहले फैसिलिटी डिफ्यूजन है कैरियर प्रोटीन्स के जरिए। ये सोडियम और ग्लूकोज ये दोनों को दोनों आ रहे हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन से। ट्यूबुलर ल्यूमन, जो ल्यूमन है जिसमें कि फ्लूइड फिल्टर होकर आ रहा हुआ है, कहाँ से आ रहा है फ्लूइड फिल्टर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, बोमन्स कैप्सूल से। अभी जो फिल्ट्रेशन वाला सारा फ्लूइड है ये कहाँ पहुंचा था आकर, ये पहुंचा था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर जैसे ये पहुंचा है सोडियम भी, तो सोडियम तो रीअब्सॉर्ब हो गया थ्रू पैरासेलुलर पाथवे भी हो रहा था और ट्रांससेलुलर पाथवे भी होता है। ट्रांससेलुलर पाथवेज के ऊपर हमने देखा कि कुछ कैरियर प्रोटीन्स मौजूद हैं, क्योंकि इस फिल्टर्ड फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज भी मौजूद है। तो ग्लूकोज क्या करता है, सोडियम के साथ उससे जो कैरियर प्रोटीन जो उसकी जो गाड़ी मौजूद है, हम एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं कि जो गाड़ी मौजूद है, ट्रक मौजूद है, ये सोडियम के साथ उसमें बैठ जाता है। ठीक है, उसको अलग से किसी और एनर्जी की जरूरत नहीं है, हालांकि अगेंस्ट आ रही है, ये उस गाड़ी में बैठ के आ जाता है। सोडियम खुद डायरेक्टली उसके लिए एटीपी यूज नहीं करता, क्योंकि ट्यूबुलर ल्यूमन के ऊपर जिसे हम ब्रश बॉर्डर या जिसे हम अपाइकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वहाँ पे एटीपी डायरेक्टली यूज नहीं हो रही। ठीक है, क्यों नहीं हो रही, सोडियम क्यों वहाँ पे एटीपी यूज नहीं कर रहे, उसका दो रीजन है। क्योंकि ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत हाई है, इनसाइड द सेल जहाँ पे उसे ट्रांसपोर्ट होकर जाना था वहाँ पे कम है। तो वो जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, वो इजीली डिफ्यूज कर रहा है, फैसिलिटी डिफ्यूजन हो रही है इसमें। ठीक है, और दूसरा वो पैरासेलुलर पाथवेज के जरिए भी जा रहा है। दूसरा वहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। अब ये कैरियर प्रोटीन थोड़ी सी जो एनर्जी या इनडायरेक्ट जो एनर्जी यूज कर रहा है वो है मौजूद एनर्जी, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप मौजूद है जो कि बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, सोडियम कैसे जा रहा है, वो डाउनहिल जा रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब वो ज्यादा था पहले ट्यूबुलर ल्यूमन में, अब वो नीचे की तरफ जा रहा है इनसाइड द सेल। लेकिन जो ग्लूकोज है वो अपहिल जा रहा है। इसका मतलब ये कि ये ट्यूबुलर ल्यूमन में कम था और इनसाइड द सेल या जहाँ पे आगे ये ट्रांसपोर्ट होकर फाइनली पहुंचना है इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये इस कैरियर प्रोटीन को यूज करेगा, इस कैरियर प्रोटीन के जरिए सोडियम की जो इनडायरेक्ट एनर्जी वहां से बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से इनडायरेक्टली ले रहा है, जिसे कह रहे हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस। ये ग्लूकोज उसके साथ उस गाड़ी में बैठ के आ जाएगा, ना उसे किराया देना पड़ेगा, ना उसे फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। ठीक हो गया, डन। तो ये था को ट्रांसपोर्ट, वो उसी की गाड़ी में बैठ के आ गया, ना उसका खर्चा लगा, ना ही उसको फ्यूल एक्सपेंड करना पड़ा। अच्छा जी, उसके बाद हम सेकेंडरी एक्टिव सिक्रीशन इनटू द ट्यूब्यूल्स। अब हम सिक्रीशन की बात भी करेंगे। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो सिक्रीट करते हैं ट्यूब्यूल्स में बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या जिसे हम काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कह रहे हैं, ऑफ द सब्सटेंसेस विद द सोडियम आयंस। अब सोडियम का देखिए कितना मजेदार रोल है कि सोडियम जो है कहीं पे किसी के को पहुंचा रहा है, लाइक को ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज को अमीनो एसिड्स को पहुंचाया, कहीं पे ये काउंटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि जी मैं चला जाता हूँ और आप मेरी जगह पर आ जाए। ठीक है, तो ये काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। काउंटर ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी लिबरेट हो रही है फ्रॉम डाउनहिल मूवमेंट, इसका मतलब वो पहले ज्यादा था, अब वो कम की तरफ जा रहा है। ऑफ वन ऑफ द सब्सटेंसेस इज सोडियम enables uphill movement of secondary substance in the opposite direction। अब ये क्या कर रहा है, हम अगर उस पहली डायग्राम के ऊपर आ जाए, दोबारा आप लोगों को दिखा देती हूँ जहाँ पे काउंटर ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये सॉरी पीछे चली गई है यहाँ पे हम देख रहे हैं सोडियम कहाँ पे जा रहा है, डाउनहिल। पहले कम था ट्यूबुलर ल्यूमन में, अब ये ज्यादा की तरफ आ रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पे कम है। अब ये यहाँ पे ये एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है जो कि काउंटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये इसको कट्ठे लेके अंदर नहीं जा रहा सोडियम, क्योंकि हाइड्रोजन तो आता ही सिक्रीट ही अंदर से हो रहा है ना, सेल से सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, सो सोडियम डाउनहिल डिफ्यूजन कर रहा है, एनर्जी फॉर द साइमल्टेनियस, वहीं से वो एनर्जी यूज हो रही है फॉर द अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉरी हम आ गए हैं ये काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब डाउनहिल मूवमेंट थी सोडियम की और इट एनेबल्स द अपहिल मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी सब्सटेंस इन द अपोजिट
डायरेक्शन। अब काउंटर ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्टिव जो सिक्रीशन हो रही है वो हो रही है हाइड्रोजन आयन की, कपल्ड टू सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अब ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे सोडियम रीअब्जॉर्ब करेगा, जैसे सोडियम अंदर जाता है फौरी तौर पे उसके साथ ही जो है वो हाइड्रोजन जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। Sodium entry into the cell is coupled with hydrogen extrusion from the cell by sodium hydrogen counter transport or sodium hydrogen exchangers। ठीक है। पिनोसाइटोसिस भी है एक और ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। अब आप लोग इस प्रोटीन के वर्ड पे थोड़े परेशान हो गए कि जिस प्रोटीन तो थी ही नहीं तो ये रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी, प्रोटीन तो फिल्टर नहीं हो रही थी। अगर आप लोग अपने चैप्टर 27 को रिकॉल करें, उसमें एक टेबल बना हुआ है, टेबल 1 है उसमें आप सबसे नीचे सेकंड लास्ट में देखेंगे तो मायोग्लोबिन के नाम से एक प्रोटीन है जिसकी फिल्टरेबिलिटी 0.75 थी और उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट था वो 17,900 समथिंग था। ठीक है। अब क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम था, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स में से नहीं है, तो ये फिल्टर होकर आ रही थी। हमारे पास एक ये मायोग्लोबिन की प्रोटीन मौजूद है जो अगेन थोड़ी सी मौजूद होती है, नॉट इन प्लाज्मा प्रोटीन, ये मायोग्लोबिन एक प्रोटीन थी। ठीक है। हम देखेंगे टेकिंग अप अ ड्रॉपलेट ऑफ ECF या सेल ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस, आप पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है वहाँ पे रीअब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स बाय पिनोसाइटोसिस। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में अभी फ्लूइड वहाँ से फिल्टर ही कर रहा है। ठीक है। वहाँ से लार्ज मॉलिक्यूल एक वो जो है वो विद द हेल्प ऑफ दिस पिनोसाइटोसिस उसमें प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन अटैच टू द ब्रश बॉर्डर पे आके वो अटैच करती है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे, फौरन वो इन्विजिनेट हो जाती है इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द वेसिकल इज फॉर्म्ड कंटेनिंग दिस प्रोटीन। जैसे ही वो आती है, सेल वो ड्रिंक कर रहा है ना, सेल वो पी रहा है, तो जैसे ही फिल्टर्ड फ्लूइड में वो मायोग्लोबिन प्रोटीन आती है उस ब्रश बॉर्डर के साथ अटैच होती है, फौरन वो इन्विजिनेट हो जाती है, अंदर की तरफ उसको खींच लिया जाता है। जैसे वो अंदर की तरफ इन्विजिनेट होती है तो अंदर एक वेसिकल बन जाता है, उस वेसिकल के अंदर क्या होती है, प्रोटीन होती है। जैसे वो इनसाइड द सेल आती है वो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है और वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और फिर ये अमाइनो एसिड जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं थ्रू बेसोलेटरल मेम्ब्रेन इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। And because pinocytosis requires energy, it is considered a form of active transport। ठीक है। आगे चले हम। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर सब्सटेंस दैट आर एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं उनकी एक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है। ठीक है। Most substances are actively reabsorbed or secreted, that is a limit to the rate at which the solute can be transported, जिसे हम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, गाड़ी है उसके अंदर 20 सीटें हैं। ठीक है। तो आप उसमें 20 लोग ही बिठाएंगे। हम बाहर के मुल्कों की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में देखें ना, अगर कोई गाड़ी होती है तो उसमें 20 की जगह तो हम 40 लोग की भर्ती कर देते हैं, वो नहीं है। हम एक नॉर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जिसमें एक गाड़ी है, 20 सीटें हैं, आपने 20 ही लोग बिठा दिए, ये इसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम थी। 20 से ज्यादा लोग नहीं बिठा सकता क्योंकि उसके पास जगह नहीं है। ठीक है। सो इस तरह के बहुत सारे सब्सटेंसेस जो रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही है, सीक्रेट हो रही है, उनकी एक मैक्सिमम लिमिट है कि ये इतने ही सॉल्यूट्स, इतनी ही रेट पे चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, विच इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। And this limit is due to the saturation of the specific transport system। सीटें सारी भर चुकी हैं, सैचुरेट हो चुकी हैं। अगर किसी आयन की बात करें तो जिन जिन जगहों पर उस आयन ने अटैच होना था उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट वाली जगहें भर चुकी हैं। इन्वॉल्व व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिलीवर्ड टू द ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर लोड। ट्यूबुलर लोड हम किसे कहते हैं? जब भी ट्यूब्यूल के अंदर फ्लूइड फिल्टर कर रहा है, अगर वो फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाए अमाउंट में, तो हम कहेंगे ट्यूबुलर लोड ज्यादा हो गया है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि दिस लिमिट इज ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिलीवर्ड टू द ट्यूब्यूल्स ट्यूबुलर लोड एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ द कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स कहाँ पे मौजूद है? ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे मौजूद है। ट्यूबुलर लोड बहुत ज्यादा हो गया, ट्यूब्यूल में सोडियम बहुत ज्यादा आ गया है, तो कैरियर प्रोटीन क्या हो जाएगी? सैचुरेट हो जाएगी। इतनी तो सोडियम उठाने की मेरे अंदर ताकत ही नहीं है। ठीक है। एंड स्पेसिफिक एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की हम बात करें, सोडियम की एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम जो है वो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन से वो ट्रांसपोर्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस कैरियर प्रोटीन।
कैरियर प्रोटीन में जितनी जगह थी सोडियम को उठाने की उसने ले ली, क्योंकि ट्यूब्यूलर लोड में या जो फ्लूइड फिल्टर होके आ रहा है उसमें सोडियम अगर बहुत ज्यादा है, अगर वो ट्यूब्यूलर लोड एक्सीड कर जाए तो कैपेसिटी ऑफ कैरियर प्रोटीन वो सैचुरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड स्पेसिफिक एंजाइम्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। एडल्ट ह्यूमन में देखें तो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो ग्लूकोज के लिए वो 375 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से, वेयर एज द फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज इज ओनली अबाउट 125 mg पर मिनट है। जब देखिए फिल्टर्ड लोड जो है ना 125 मिलीग्राम पर मिनट है, तो देखो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम तो उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब उसको सैचुरेट नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये कब होगी? जब फिल्टर्ड लोड 125 से बढ़ जाएगा। ये बात समझ आई होगी डेफिनेटली आप लोगों को। हम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की बात करें तो सोडियम की एग्जांपल दी हमें, हम इसी तरह से यहाँ पे ग्लूकोज को उठा लेते हैं कि ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है कि वो उसकी जो कैरियर प्रोटीन्स है वो 375 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से उठाएंगे, इससे ज्यादा उसकी जगह नहीं है। लेकिन फिल्टर्ड लोड जो ग्लूकोज का 125 है मिलीग्राम पर मिनट, इसका मतलब बड़ा डिफरेंस है। फिल्टर्ड लोड नॉर्मल है 125 और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा है, तो इस हिसाब से तो बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन इन केस ऑफ एनी डिजीज या जब फिल्टर्ड लोड बढ़ जाए या डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनकी यूरिन में अगर हम देखें कि बहुत ज्यादा फिल्टर्ड लोड एक्सीड कर जाता है, ये 200 से अबव चला जाता है, तो बाद में जो इसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है ना वो खत्म हो जाती है, वो उससे ज्यादा उठा नहीं सकता शुगर को। फिर क्या होता है कि यूरिन में शुगर अपीयर होना शुरू हो जाती है। हम यहाँ पे एक सैचुरेशन ऑफ अ कैरियर प्रोटीन की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, इस ग्राफ को देखेंगे, रेट ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट, जो पहला एरो आ रहा है वो दिखा रहा है कि जी बिल्कुल ठीक था ग्राफ, नॉर्मल रेट ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट था, और यहाँ पे दूसरी जो कैरियर प्रोटीन थी 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गए, 2 अंदर पहुंच गए, एक अभी भी खाली है। फिर ये देख रहा है कि जी ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये जो स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है ये दिखा रहा है कि जी ये फिर थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ना शुरू हो गई है, दोनों कैरियर प्रोटीन जो है वो सैचुरेट हो गए हैं। ये ग्राफ का तीसरा एरो हमें शो कर रहा है कि कैरियर प्रोटीन तो सैचुरेट हो चुके हैं, बल्कि बम्बार्डमेंट हो गई है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, उसका जो मॉलिक्यूल है वो आगे जमा हो गया है, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर कि हम सोडियम की अगर बात करें, मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को दोबारा से ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को थोड़ा सा रिपीट करूंगी, ठीक है। इस ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम में क्या हो रहा है कि काफी सारे सब्सटेंसेस जो एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं या सिक्रीट पे होते हैं, उनकी एक लिमिट होती है कि वो ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक लिमिट ये होती है कि एक गाड़ी है, बस है जिसमें 20 सीटें हैं, तो उसमें आप 20 ही लोग बिठाएंगे ना, ठीक है। ये उसकी सैचुरेशन लिमिट थी, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं उस बस के बाहर अगर 40 लोग आकर खड़े हो गए, इसका मतलब आपने लोड बढ़ा दिया, ट्यूबुलर लोड ज्यादा हो गया। या हम कह दें कि जो शुगर थी उसने तो रीअब्जॉर्ब होना था, उसकी मैक्सिमम थी 375, इससे ज्यादा ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं हो सकती थी। अगर आपने शुगर किसी मरीज की देख ली कि जी जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है वो शुगर बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब उससे ज्यादा तो शुगर नहीं उठा सकता, इसका मतलब है कि वो कहाँ रहेगी? यूरिन के अंदर अपीयर रहेगी। सिमिलरली उस बस के अंदर जब 20 लोगों की जगह थी, आपने 40 लोग बाहर आके खड़े हो गए, तो बाहर वो ही खड़े रहेंगे ना, अंदर तो नहीं जा सकते, ठीक है। दैट मीन्स दे आर अपीयर इन द रोड। सिमिलरली ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्ट है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे, जो उसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है एट ह्यूमन के अंदर, वो 375 mg पर मिनट है। और जबकि फिल्टर्ड लोड जो है, जो फिल्टर होके ग्लूकोज आ रहा है, वो 125 मिलीग्राम पर मिनट है, ठीक है। सो अगर हम देखें कि GFR को मल्टीप्लाई कर दें हम प्लाज्मा ग्लूकोज के साथ, ठीक है, तो कितनी, और उसके फॉर्मूले में हम देखें तो GFR 125 होता है, ठीक है। और 1 mg पर ml के हिसाब से हम उसमें प्लाज्मा ग्लूकोज देते हैं, सारा नॉर्मल प्रोसीजर बता रहे हैं ना आपको। तो यहाँ पे ये इतनी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है, फिल्टर्ड लोड बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से इतना फिल्टर्ड लोड है, और 375 तो जी हमारे पास तो सीटें तो बहुत ज्यादा है, इतने तो लोग ही नहीं है, तो ये बड़ा आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। लेकिन अगर फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज 125 से ऊपर हो जाए, 200 और उसको क्रॉस कर जाए, अबव 200 हो जाए, तो क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम 375 है वो इतनी तो कर लेगा, लेकिन इससे ज्यादा फिल्टर लोड ज्यादा होगा तो नहीं कर पाएगा, और रिमेनिंग जो ग्लूकोज जो कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो सका वो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये फिल्टर्ड लोड और ये चीज़ें उनको डिफाइन आगे और भी थोड़ा सा कर देते हैं।
ये सैचुरेशन का आपको बता रहे थे यहाँ पे कि कैरियर प्रोटीन्स किस तरह से सैचुरेट करते हैं। नॉर्मली पहले थोड़ी सी थी, मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो गए, थोड़े से और हुए, सैचुरेट होना शुरू हो गए, फाइनली अब तो सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गई है कि मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं लेकिन कुछ बाहर भी रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद इस डायग्राम है उसमें हम देखेंगे कि ग्लूकोज फिल्टर्ड लोड रीएब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन इन मिलीग्राम पर मिनट, ये हमें वाई एक्सिस में नजर आ रहा है कि 100 से 200 और 900 तक गया है। उसके बाद प्लाज्मा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर 100 ml में नजर आ रही है कि इसमें प्लाज्मा में इसकी जो है वो जो कंसंट्रेशन है ब्लड शुगर की या ब्लड ग्लूकोज की वो 100, 200, 300, 400, 500, 800 तो बहुत ही वो है। लेकिन हम आपको नॉर्मल क्या बता रहे हैं, आपको ये नॉर्मल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ब्लू कलर की एक लाइन नजर आ रही है जिसपे एक ब्लैक कलर का डॉट है। उस ब्लैक कलर के डॉट को अगर आप ग्लूकोज फिल्टर्ड लोड की तरफ लेकर चले जाएं या उसको आप नीचे की तरफ ले आएं, तो अगर नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो इसका मतलब कि प्लाज्मा ग्लूकोज 125 है। ठीक है, फिल्टर्ड लोड भी आप देख रहे हैं कि ये आपको 150 तक नजर आ रहा है या बिलो 200 है। ठीक है, ऐसा ही है, तो ये बड़े आराम से ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हो सकता है, सारा का सारा रीअब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, आप इस ग्राफ को ऊपर की तरफ ले जाएं, फॉर एग्जांपल आप इस ग्राफ को ऊपर की तरफ किस तरह से लेकर जाते हैं कि आप नीचे प्लाज्मा में ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन देखें 200 पे पहुंची, विच इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। अगर ये 200 पे हो गई है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, थ्रेशोल्ड ज्यादा हो गया इसका, ये बहुत ज्यादा शुगर होना शुरू हो गई है। तो ये क्या करेगी, ये रीअब्जॉर्प्शन तो होगी, अब ये यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगी शुगर। ठीक है, ये अपनी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है इसकी ये होनी चाहिए थी 375। ठीक है, ये 375 पे इसने ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम भी किया, रीअब्जॉर्प्शन भी हुई है और ये एक्सक्रीट होना शुरू हो गई है इनटू एन यूरिन, क्योंकि थ्रेशोल्ड तो बहुत इसकी मैक्सिमम लिमिट है। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 125 तक अपीयर होना, नॉर्मल ग्लूकोज कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी इन प्लाज्मा। लेकिन अगर ये प्लाज्मा में ज्यादा हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लाज्मा में ज्यादा हो गई तो फिल्टर्ड लोड भी इसका ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगी फिल्टरेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को सारा क्रॉस करेगी, उसके बाद ये यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगी। लार्ज इंक्रीज इन GFR and or plasma glucose concentration increases the filtered load of glucose more than 375 mg per minute and the excess glucose filtered is not reabsorbed and passes into the urine। ये बात हम अभी बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि प्लाज्मा में अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए या इन एनी केस GFR बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर ग्लूकोज का फिल्टर्ड लोड ज्यादा हो गया, जितनी ग्लूकोज फिल्टर होकर आ रही है या GFR की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और ग्लूकोज अगर अपने ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम से ज्यादा हो गई, फिल्टर्ड लोड भी उसका ग्लूकोज का 375 से ज्यादा हो गया, तो जो एक्सेस ग्लूकोज फिल्टर हुई है ना वो रीएब्जॉर्ब नहीं होगी, वो सिर्फ इतनी रीएब्जॉर्ब हो सकती है 375 तक ही हो सकती है, उससे ज्यादा रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकती। ठीक है, अगर वो ज्यादा है और वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो रही तो दिस पासेस इनटू द यूरिन and when the plasma concentration of glucose rises above about 200 milligram per 100, increasing the filtered load of glucose about 250 mg per minute। ठीक है, सो प्लाज्मा में अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 200 हो जाएगी, पहले हमने कितने कहा नॉर्मल कितनी होती है 125, ठीक है, अगर ये 200 हो गई तो इसका मतलब फिल्टर्ड लोड तो बढ़ गया, फिल्टर्ड लोड भी 250 तक आ गया, अब थोड़ा सा ग्लूकोज जो है वो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा एंड दिस पॉइंट इज टर्म्ड द थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज। थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज क्या हो जाता है, 200 तक अगर प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है तो ये फिल्टर्ड लोड को ज्यादा कर देगी, फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ये थ्रेशोल्ड है ग्लूकोज के लिए कि इतना अगर हो गया तो अब ये यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगी एंड दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज, राइट। सो अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कितना है 200 तक है और 200 में क्या है प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन अगर 200 तक है तो ये फिल्टर्ड लोड को 250 तक जरूर लेकर जाएगी और उसके बाद फिल्टर्ड लोड अगर 250 तक चला गया तो इसका मतलब वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी इन यूरिन और इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, ये थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज है, यहाँ पे ये अपीयर हो रही है यूरिन में। अच्छा, एक और हम बात नोट करेंगे कि
appearance of glucose in the urine at the threshold occurs before the transport maximum reached. ये भी बात आपके माइंड में जरूर आई होगी इस डायग्राम में कि थ्रेशोल्ड तो आ गया, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं पहुंचा और यूरिन में अपीयर होना शुरू हो गई। भाई क्यों? क्योंकि इसकी भी एक बड़ी अच्छी रीजन है। वन रीजन, difference between the threshold and transport maximum is not all nephrons have the same transport maximum for glucose, क्योंकि नेफ्रॉन्स तो बहुत ज्यादा हैं, मिलियंस में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स का जो थ्रेशोल्ड है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है, वो सारा का सारा सेम नहीं है फॉर ग्लूकोज। हर नेफ्रॉन का अलग अलग से फंक्शन है, हो सकता है उसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम अभी पहुंचा ही ना हो, वहां तक ग्लूकोज पहुंची ही ना हो। एंड सम ऑफ द नेफ्रॉन therefore begin to excrete glucose। अब कुछ ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को रीच कर गए और उन्होंने यूरिन अपीयर करना शुरू कर दी। कुछ तक अभी शुगर पहुंची नहीं है, कहीं पे अभी तक फिल्ट्रेशन पहुंची नहीं। ये नहीं कह सकते कि सारे नेफ्रॉन में बिल्कुल साइमल्टेनियस एक ही टाइम पे फिल्टर हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एंड therefore begin to excrete glucose before others have reached their transport maximum। बहुत ज्यादा नेफ्रॉन्स हैं तो हर किसी का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम में टाइम का एक थोड़ा सा ड्यूरेशन आ जाता है, वो सेकंड और मिली सेकंड्स की बात है, ठीक है। तो सारे नेफ्रॉन्स जितने भी हैं, एक डिफरेंस होता है कि उनका थ्रेशोल्ड कि वो 200 तक पहुंच गया है नेफ्रॉन, उसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम 375 तक पहुंच गया। तो सारे नेफ्रॉन का ये जो थ्रेशोल्ड और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है ना, ये एक ही टाइम पे नहीं हो रहा, एक ही सेम उनका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं होता। तो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है फॉर द किडनी which is normally about overall case तो 375 is reached when all nephrons have reached their transport capacity to reabsorb glucose। ये सारे नेफ्रॉन्स की इकट्ठी बात की गई है 375 की, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली इसको देखेंगे तो वो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैपेसिटी है रीअब्जॉर्ब ग्लूकोज की वो इतनी है 375। अगर तो फिल्टर लोड ज़्यादा है, प्लाज्मा में ब्लड शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फिल्टर ज़्यादा होकर ग्लूकोज आ रहा है, तो मैक्सिमम सारे नेफ्रॉन जो मिलके कर सकते हो 375 कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से यूरिन में अपीयर हो रही है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की नहीं है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द नेफ्रॉन्स ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एंड थ्रेशोल्ड डिफरेंस। Plasma glucose of a healthy person almost never become high enough to cause glucose excretion in the urine even after eating a meal। आप खाना भी खा लेते हैं, कोई सब्जी खाना भी खा लेता है, तो जरूरी नहीं कि खाना खाने के बाद भी हेल्दी पर्सन में जो है उसकी ब्लड ग्लूकोज इतनी हाई हो जाए तो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाए। समटाइम्स हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं, या हम एक्सपेरिमेंट ये देखते भी इन चीज़ों को कि सब्जेक्ट्स में कि जी मुझे शुगर है तो नहीं, लेकिन वो पेशाब वाले उसमें टेस्ट में आ गया था, विच इज़ कि सब्जेक्ट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए अपने आप को, उसके अपनी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। अगर यूरिन में अपीयर हुई है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल की, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग, ठीक है। सो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में प्लाज्मा ग्लूकोज में राइज टू हाई लेवल्स, फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज टू एक्सीड द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एंड रिजल्टिंग इन यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रीशन। अब इसका जो समअप है सारी चीज का कि ग्लूकोज नॉर्मल जो है प्लाज्मा में 125 मिलीग्राम होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो टोटल ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है कि जो यूरिन में फिल्टर होकर जो फ्लूइड आ रहा है वो कितना उसको रीअब्सॉर्ब करा सकता है, 375 तक कर सकता है। ये इसकी कैपेसिटी है उसके कैरियर प्रोटीन्स की। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के हम देखेंगे कि किसी पेशेंट या किसी रिपोर्ट में देखते हैं कि यूरिन में ब्लड शुगर अपीयर हो रही है, दैट मीन्स ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अब अगर किसी को डायबिटीज हो गई, उसकी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ज्यादा आ रही है, और उसकी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ज्यादा आने की वजह से क्या होगा, उसका फिल्टर्ड लोड ज्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज ज्यादा यूरिन में अपीयर होगी, फिल्ट्रेशन में ज्यादा आ गई, तो क्या कर देगी उसकी जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो नॉर्मल थी 375 उसको पहुंच नहीं सकेगा। शुगर ज्यादा होगी, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम सारी की सारी कैरियर प्रोटीन सैचुरेट होगी, उतनी ग्लूकोज उठा लेंगी, बाकी की यूरिन में रह जाएगी, और वो यूरिन में जो रह जाएगी वो वापस एक्सक्रीट आउट होगी यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रीशन की सूरत में। यहाँ पे भी एक डायग्राम है जिसमें ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को शो किया गया। साइकल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, उसके बाद हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम भी कुछ नजर आ रहा है, और ये जो है सोडियम पोटेशियम एक्टिव फॉर्म मौजूद है इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट, और यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो रही है इनटू प्लाज्मा। ग्लूकोज को हम देखेंगे ये सोडियम के साथ ट्रांसपोर्ट हो रही है, सेल के अंदर आ रही है, फिर ये ग्लूकोज यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है इनटू द ब्लड, ठीक है।
अब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिवली रीअब्सॉर्ब बाय द ट्यूब्यूल्स, जिन जिन चीज़ों को जो है वो ट्यूब्यूल रीअब्सॉर्ब कर लेती है, जो उसके फ्लूइड उसमें ट्यूबुलर फ्लूइड फिल्टर लोड में मौजूद होती है, उन चीज़ों को ये सेल्स जो वो ट्यूब्यूल्स रीअब्सॉर्ब कर लेती है। ग्लूकोज को उठा लेती है, इसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम में, फॉस्फेट को, सल्फेट्स को, अमाइनो एसिड्स 1.5 मिलीमोल, यूरेट को, लैक्टेट को एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स को 3 mg पर मिनट के हिसाब से, ये ठीक है, ये इसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिवली सीक्रेटेड, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिवली सीक्रेटेड। अब सीक्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सब्सटेंस एक्टिवली सीक्रेट करते हैं वो कौन कौन से थे? अभी हमने हाइड्रोजन की बात की थी, अब हम देखेंगे क्रेटिनिन जो है या पैरा अमाइनो हीप्यूरिक एसिड है, ये सब्सटेंसेस हैं जो जिनकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है। Substances that are actively secreted also exhibit transport maximum as follows। ये सारी चीजें अगर देखें ना सिक्रीट हो रही हैं तो इनकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम भी है कि इतनी रीएब्जॉर्प्शन हो सकती है। इनकी क्रेटिनिन 16 है mg और पैरा अमाइनो हीप्यूरिक एसिड है वो 80 है, इतना सैचुरेट हो सकता है। Substances that are actively transported but do not exhibit a transport maximum, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेकिन इसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, इसकी कोई ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम लिमिट नहीं है। द रीजन दैट एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सॉल्यूट्स often exhibit in transport maximum is that the transport carrier system becomes saturated as the tubular load increases। इसकी रीजन क्या है कि सब्सटेंसेस जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनकी कोई ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम मैसेज नहीं होती, ठीक है, उसको नहीं कर रहे। तो रीजन उसकी क्या है, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सॉल्यूट्स जो होते हैं often exhibits in transport maximum, the transport carrier system जो उसका become saturated as the tubular load increases। ट्यूब्यूल्स में जब भी लोड ज्यादा हो जाएगा किसी का भी तो क्या हो जाएगा, वो उसको उसकी कैरियर प्रोटीन्स को वो सैचुरेट कर देगी। सम सब्सटेंस दैट आर पैसिवली रीअब्सॉर्ब डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। कौन कौन सा पैसिवली रीअब्सॉर्ब करें, सोडियम चला जाता है, बिकॉज द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर्स। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के जरिए आ रहा था सोडियम, ठीक है, दूसरा परमेबिलिटी थी मेम्ब्रेन की फॉर दिस सब्सटेंस, और उसके बाद टाइम दैट द फ्लूइड कंटेन द सब्सटेंस रिमेन विद इन द ट्यूब्यूल्स। अब इसमें हम देखते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस टाइम जिसे हम ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, बिकॉज द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एंड द टाइम दैट द सब्सटेंस इज इन द ट्यूब्यूल, व्हिच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द ट्यूबुलर फ्लो रेट। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ग्रेडियंट टाइम में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन की बात की जाती है ज्यादातर, क्योंकि देखिए ना सोडियम जो है वो ट्रांससेल्युलर पाथवे भी आ रहा है, वो एक पैरासाथवे से भी आ रहा था, वहाँ पे उसको पैरासेलुलर पाथवे से आता है जिसको किसी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी किसी कैरियर प्रोटीन की कि सैचुरेट, वो तो पैसिवली डिफ्यूज हो ही जा रहा था। ये तो कैरियर प्रोटीन के जरिए आ रहा है लेकिन अदरवाइज एक पैसिवली डिफ्यूज भी कर रहा था। सोडियम की अब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वेयर द maximum transport capacity of the basolateral sodium potassium ATPase pump is far greater than the actual rate of net sodium reabsorption। अब ये कह रहा है क्योंकि वहाँ पे ATPase pump मौजूद है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम की, तो वहाँ पर तो उसकी रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बड़ी जबरदस्त हो सकती है, लेकिन जो एक्चुअल रेट ऑफ नेट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन है जो कि ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे है वो अभी भी कम है, वहाँ पर बहुत ज्यादा है सोडियम पोटेशियम ATPase pump पे। One of the reasons for this is that the significant amount of sodium transport out of the cells leak back into the tubular lumen through the epithelial tight junctions। अब देखिए कितनी मजे की बात है, एक रीजन इसकी ये भी थी कि जो सोडियम ट्रांसपोर्ट हो रहा था सेल से बाहर ये वापस लीक बैक भी कर रहा है, ठीक है, ये लीक बैक कहाँ कर रहा है, एक तो सेल से बाहर आ रहा था, दूसरा ट्यूबुलर ल्यूमन में आ रहा है थ्रू एपिथेलियल टाइट जंक्शन। एपिथेलियल टाइट जंक्शन अगर आप लोगों को याद हो या मैं आप लोगों को डायग्राम में एक दफा फिर दिखा देती हूँ ऊपर, वो टाइट जंक्शंस ये टाइट जंक्शन, ये एपिथेलियल टाइट जंक्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो सोडियम यहाँ से अंदर भी आ रहा है आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये सिमिलरली यहाँ से बाहर भी जा रहा है, इन एपिथेलियल टाइट जंक्शन से ये बाहर की तरफ भी मूवमेंट कर रहा है, ठीक हो गया। ठीक है जी, अब
सब्सटेंसेस जो पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनका जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कुछ और फैक्टर्स देखते हैं। जैसे हम सोडियम की बात करें, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू डिफ्यूज कर रहा है, दूसरी मेम्ब्रेन उसके लिए परमेबल थी, और दूसरी टाइम पीरियड जिस टाइम के लिए वहाँ पे उस फ्लूइड उस ट्यूब्यूल में वो सब्सटेंस मौजूद था, तो इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड अपॉन द substance is in the tubule, which in turn depend on the tubular flow rate. तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या था इस ट्रांसपोर्ट का? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन थी इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन की है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप की इज फार ग्रेटर देन द एक्चुअल रेट ऑफ नेट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इतनी वहाँ पे वो हो नहीं रही रीअब्जॉर्प्शन जितनी वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस कि वहाँ पे क्या था कि वहाँ से सोडियम जो है वो अमाउंट ऑफ सोडियम ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल वो लीक बैक भी कर रहा था इनटू द ट्यूब्यूलर ल्यूमेन थ्रू द एपिथेलियल टाइट जंक्शंस। The rate at which this back leak occurs depend on several factors. ये leak back क्यों कर रहा है? जो टाइट जंक्शन थे उनकी परमिएबिलिटी है नंबर 1। Interstitial physical forces हैं which determines the rate of bulk flow reabsorption from the interstitial fluid into the peritubular capillaries. अब interstitial fluid की अपनी physical forces हैं जो हमने बताया था, hydrostatic forces हैं और colloid osmotic forces हैं, और वो bulk flow reabsorb करते हैं फ्लूइड को, interstitial fluid से peritubular capillaries में भी जा रहा है। अब सोडियम की ट्रांसपोर्ट जो हो रही है in the proximal tubules obeys mainly gradient time transport principle rather than tubular maximum transport। अगर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हम देखेंगे जो सोडियम की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो थ्रू ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल के जरिए हो रही है, बजाय इसके कि वो ट्यूबुलर मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट को देखें। ठीक है, वो उसके जरिए नहीं हो रही। The greater the concentration of sodium in the proximal tubule, the greater its reabsorption rate. सोडियम जितना ज़्यादा मौजूद होगा उतनी ज़्यादा reabsorb भी करेगा। The slower the flow rate of tubular fluid, the greater the percentage of sodium that can be reabsorbed from the proximal tubule. अगर tubular fluid का flow rate कम हो जाएगा, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करता रहेगा तो वहाँ पे सोडियम की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। दैट कैन बी ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम रीअब्सॉर्ब करेगा क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चल चल के आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल in the most distal part of the nephron, distal part की अगर हम बात करें, the epithelial cells have much tighter junctions and transport much smaller amount of sodium। क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि proximal जो पोर्शन है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, सो जो डिस्टल पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के अपने, जो डिस्टल पोर्शन है, डिस्टल पार्ट है, वहाँ पे टाइटर जंक्शंस हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो इसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है सोडियम की वो बहुत कम अमाउंट में हो रही है। In these sectors, sodium reabsorption exhibit a transport maximum similar to that other actively transported substances, and this transport maximum can be increased by an hormone aldosterone। अब देखिए एक बड़ा हमें एक ट्विस्टिंग सा पॉइंट है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जहाँ पे सोडियम की रिएब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो रही है वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को फॉलो टाइम के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जो टाइट जंक्शंस हैं वहाँ से भी जो है वो लीक बैक कर रहा है सेल से। अगेन टाइट जंक्शन से सोडियम जो है वापस लीक बैक कर रहा है ट्यूब्यूलर ल्यूमेन के अंदर, वो वहाँ से फिर दोबारा रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। तो रीअब्सॉर्प्शन सोडियम की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, डिस्टल पोर्शन में कम है, क्योंकि वहाँ पे जो टाइट जंक्शन है वो बहुत ज़्यादा टाइटर एपिथेलियल सेल्स में बहुत ज़्यादा टाइटर जंक्शंस मौजूद हैं, बहुत कम अमाउंट में वहाँ से सोडियम रीअब्सॉर्ब होती है। दूसरी बात ये है कि जो प्रॉक्सिमल रीअब्सॉर्प्शन है जिस प्रिंसिपल को फॉलो करती है वो ग्रेडियंट टाइम प्रिंसिपल है, लेकिन डिस्टल पोर्शन में वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को फॉलो करेगी। उसकी अगर सैचुरेशन हो जाएगी तो सोडियम ज़्यादा अंदर नहीं जा सकेगा। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है वो इंक्रीज करती है हार्मोन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन होता है जो क्या कहलाता है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है। ठीक है, पैसिव वाटर reabsorption by osmosis is coupled mainly to sodium reabsorption। ठीक है, हमेशा वाटर जो वो पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो जाएगा बाय ऑस्मोसिस और वो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन के साथ हमेशा इकट्ठे होता है, उसके साथ कपलिंग करता है।
When solutes are transported out of the tubule by either primary or secondary active transport, their concentration decreases inside the tubule while increasing in the renal interstitium. बड़ी सिंपल सी बात है कि देखिए renal tubule के अंदर जहाँ पे filtered fluid आ रहा था वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट कर गया, either वो primary transport के जरिए ट्रांसपोर्ट हुआ या secondary active transport के जरिए हुआ, इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी कंसंट्रेशन इनसाइड द टिब्यूल में अब कम हो गई क्योंकि ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रही है और रीनल इंटरस्टिशियम में इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है. A concentration difference, osmosis of water in the same direction that the solute are transported from tubular lumen into interstitium, renal interstitium. तो जहाँ पे सॉल्यूट जा रहे होंगे वाटर भी ऑस्मोसिस करता हुआ उनके साथ ही जाएगा. एज वाटर मूव्स अक्रॉस द टाइट जंक्शंस बाय ऑस्मोसिस, इट कैन आल्सो कैरी विद इट सम ऑफ द सॉल्यूट्स, अ प्रोसेस रेफर्ड टू एज सॉल्वेंट ड्रैग. अब होता क्या है कि चाहे प्राइमरी ट्रांसपोर्ट हो चाहे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, उस ट्रांसपोर्ट के जरिए हो क्या रहा है कि जो ट्यूबुलर ल्यूमन है किडनी का, नेफ्रॉन के जो ल्यूमन्स हैं उसमें उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ट्यूब्यूल में कम हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी रीनल इंटरस्टिशियम में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो रहा है सारा आगे. अब जहाँ पे सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट जहाँ पे जा रहा है तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि उस सॉल्यूट के साथ साथ वाटर ऑस्मोसिस करके जा रहा है, पैसिव डिफ्यूजन उसकी भी हो रही है. कहाँ तक जा रहा है वाटर, कहाँ जा रहा है, ट्यूबुलर ल्यूमन से रीनल इंटरस्टिशियम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो जैसे ये पानी भी या वाटर भी ये मूव कर रहा है अक्रॉस द टाइट जंक्शंस बाय ऑस्मोसिस, ये अपने साथ साथ कुछ सॉल्यूट्स को भी ड्रैग कर लेता है, ऐसे पकड़ लेता है अपने साथ, वो भी चलेंगे. ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये सॉल्वेंट ड्रैग है. Large part of the osmotic flow of water in the proximal tubules occurs through tight junctions and transcellular pathway. अब proximal tubule में जो osmotic flow है वाटर proximal tubule के अंदर, वो tight junction के जरिए भी जा रहा है और transcellular pathways को भी कर रहा है. Reason being that the junctions between the cells are not as tight. प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जो टाइट जंक्शन है वो इतने ज्यादा टाइटर नहीं है, डिस्टल पार्ट में बहुत ज्यादा टाइटर है. द रीजन इज जंक्शंस बिटवीन द सेल्स आर नॉट दैट टाइट एट द नेम वुड बी imply and permit significant diffusion of water and small ions. हमने पहले बात की थी कि इन टाइट जंक्शन के जरिए सोडियम भी अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है. This condition is especially true in the proximal tubule, water and a smaller but significant permeability of most ions such as sodium chloride, potassium, calcium and magnesium. So proximal tubule में high permeability किसकी है, वाटर की, बहुत ज़्यादा permeable वहाँ पे, लेकिन कुछ क्वांटिटी में permeable है वो आयंस. कौन कौन से, सोडियम भी है, क्लोराइड भी है, पोटेशियम, कैल्शियम एंड the collecting tubule. The tighter junctions are far less permeable for water and solutes, and the epithelial cells also have much less membrane surface area. अब जो proximal tubule थी उसकी surface area ज़्यादा थी क्योंकि हमें brush border मौजूद था, ठीक है. तो ये कह रहा है कि जो लूप ऑफ हैनले है या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं उनके जो टाइट जंक्शंस हैं वो बड़ा कम परमेबल है, इतने ज़्यादा टाइट है कि वहाँ से पानी और सॉल्यूट्स गुजर ही नहीं सकते. और एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया वो भी कम है, क्यों, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर नहीं है. So water cannot move easily across the tight junctions of the tubular membrane by osmosis, वहाँ से नहीं गुजर सकते. However, and antidiuretic hormones हैं like ADH है, it greatly increase the water permeability on the distal and collecting tubules. अगर AD आ जाए, एंटीडायरेटिक हार्मोन आ जाए, तो वो यहाँ पे परमेबिलिटी ज्यादा कर सकते हैं. अब वो क्यों कर सकता है, ADH की यहाँ पे रिसेप्टर्स हो जाते हैं, एक्वापोरेंस लग जाते हैं, वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे. हम पहले इसको थोड़ा सा एंडो में भी डिस्कस कर चुके थे. Water movement across the tubular epithelium can occur only if the membrane is permeable to water despite a large osmotic gradient. अब water movement जो कर रही है, जो पानी की movement हो रही है across the tubular epithelium can occur only, सिर्फ उस वक्त अगर membrane permeable हो water के लिए despite a large osmotic gradient. ठीक है, यहाँ तक हमारा आज का जो है वो अच्छा पोर्शन कवर हुआ है. मैं थोड़ा सा इसको रिपीट भी कर देती हूँ कि ट्यूबुलर एपिथेलियम जो है, हमने पहले इसको जो रीनल ट्यूब्यूल की जो मेम्ब्रेन है जिसे हम ट्यूबुलर या अपाइकल एपिथेलियम भी कह रहे हैं, वो पैसिवली सोडियम को डिफ्यूज कर रहा है, जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है इनसाइड द सेल, और इनसाइड द सेल वो आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पर,
रीनल इंटरस्टिशियम के अंदर, और रीनल इंटरस्टिशियम से ये बल्क फ्लो के जरिए जो वो जा रहा है इनसाइड द ब्लड, ठीक है। और उसके बाद जनाब वो वहाँ पे जैसे ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके बाद हम देखेंगे कि इसके साथ साथ वाटर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वाटर जो है वो पैसिवली डिफ्यूज होता है, क्योंकि वाटर जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में एक तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, दूसरा हमने देखा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है वो उसके जो टाइट जंक्शंस हैं बिटवीन द सेल्स वो बहुत ज़्यादा टाइटर नहीं है, वो इजीली पानी को और सॉल्यूट्स को अलाउ करते हैं वहाँ से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है उस एरिया की वो हो सकती है कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम अगर हम लेटर जो पार्ट्स हैं, जो डिस्टल पार्ट्स और नेफ्रॉन्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टाइटर जंक्शन भी मौजूद हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है सोडियम वहाँ से गुजरता है। और अगर हम सोडियम को देखें जो लेटर पार्ट्स हैं उसके नेफ्रॉन्स के, जैसे डिस्टल और कलेक्टिंग और ये सारी डक्ट्स आ जाती हैं, वहाँ पे टाइटर जंक्शन हैं बहुत ज़्यादा, तो इजीली वहाँ से फ्लो आउट नहीं कर सकते हैं। सो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर जो सोडियम की जो रीएब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन भी हो रही है, और वहाँ पे वो ग्रेडियंट टाइम जो है प्रिंसिपल को फॉलो करता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। लेकिन हम जो लेटर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन है वहाँ पे हम देखेंगे जो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन है वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को फॉलो करती है, और जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इसलिए होती है क्योंकि वो जो लेटर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स हैं वो ज़्यादातर जो है वहाँ के जो जंक्शन है बहुत टाइटर है, वहाँ पे सैचुरेशन अगर उसकी हो गई तो वो वहाँ से फ्लो आउट करके नहीं जा सकते। देखिए प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इतनी मौजूद थी कि सोडियम इजीली वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन जो डिस्टल पार्ट्स थे उसके नेफ्रॉन के वहाँ पे टाइटर जंक्शन की वजह से वो पैसिव तो डिफ्यूज नहीं कर सकता। सो अगर हम सोडियम को देखें, सिर्फ सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ब्यून में एक तो इस वजह से ज़्यादा हो रही थी कि जंक्शन पे मौजूद जो लाइटर से थे टाइट जंक्शन, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइटर नहीं थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे तो सॉल्वेंट ड्राइव भी था ड्यू टू दिस टाइटर जंक्शंस, ठीक है। अब वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। वो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस, इसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो वो इंक्रीज